नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। मैं आज आपको बता दूंगा कि नतीजे क्या होंगे, किस राज्य में कौन जीतने वाला है और वही होने जा रहा है। गांठ बांध के रख लीजिए क्या होने वाला है इस देश में और इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद क्या होगा। सोचिए, भारत एक अनोखा देश है जहां पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा और आखिरी चरण का मतदान जो है वो 26 अप्रैल को होगा। मतलब 30 दिन मतदान चलेगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। मतलब 30 दिन वोटिंग हो सकती है लेकिन 5 दिन काउंटिंग नहीं हो सकती है और इसलिए ईवीएम का इस्तेमाल होता है। जब इस देश में लोकसभा चुनाव भी होता था तो 3 चरणों में होता था, जब लोग समझदार भी नहीं थे, जब कम साक्षरता दर थी भारत में, जब बूथ लूट लेते थे लोग, संसाधन कम था, हाईवे नहीं बना हुआ था, इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी, तो भी 10 दिन में 6 दिन में चुनाव होते थे। अब पता नहीं क्या चल रहा है। तो पहले तो मैं तारीख बता दूं, उसके बाद खेल क्या हो रहा है। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि बंगाल में खेल होगा। सोचिए कि बंगाल में जो है 294 सीट हैं और 8 चरणों में चुनाव होगा। 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल और 26 अप्रैल को। वहीं असम में जो है वो 3 चरणों में चुनाव होगा। 27 मार्च, 13 अप्रैल और 6 अप्रैल। तमिलनाडु में 234 सीट है। वहाँ आपको बता दें कि 1 तारीख 6 अप्रैल को चुनाव हो जाएगा। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को चुनाव होगा। नतीजे सबके 2 मई को आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे खेल क्या है। खेल है ईवीएम। 8 चरणों में बंगाल में चुनाव होगा। दिलीप मंडल ने कुछ दिन लिखा था पहले कि जानबूझकर, ये पता है ये ईवीएम आया कैसे था। 412 सीट जीतकर राजीव गांधी आते हैं, उसी समय कांसी राम साहब उनको सड़क पर ले आते हैं और वो नारा देते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांग्रेस ईवीएम ले आती है और वही ईवीएम का इस्तेमाल अब बीजेपी कर रही है। ईवीएम किसी भी तरह से भरोसेमंद नहीं है। 8 चरणों में चुनाव होगा, कुछ भी संभव है। तो आप लोग समझ सकते हैं ममता बनर्जी को इसी का डर सता रहा है। वैसे उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ बीजेपी को फायदा कराने के लिए किया जा रहा है। इस देश में चुनाव आयोग एक ही बार सख्त हुआ था, नियम कानून लागू किए थे, जब लालू यादव चुनाव जीते थे और टीएन सेशन नाम का एक चुनाव आयोग आया था। अब तो ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, कि ये सब प्रधानमंत्री के इशारे पर चुनाव आयोग ने ये डेट का ऐलान किया है। अब मेरा कोई भी वीडियो आखिरी वीडियो हो सकता है। सरकार इस तरह की कानून ले आई है, गवर्नमेंट डर गई है सोशल मीडिया से। सोचिए कि मतलब 7 मिलियन 17 मतलब 1,70,00,000 लोगों ने ट्वीट किया था और शाम में सरकार कानून लेके आ गई सोशल मीडिया के खिलाफ। किसी को भी बंद करके जेल में। तो लोकतंत्र की कीमत तो चुकानी होती है। तो खेल शुरू हो गया है और ये जो सबसे ज़्यादा अच्छे को बताइए, ये जो 1 महीना चुनाव चलेगा, इससे फ़ायदा पता है किसको है? टीवी और अखबार को। और ये टीवी अखबार ने अपना खेल शुरू कर दिया है। प्रोग्राम का नाम सुनिएगा, उससे आपको इस देश के संविधान के खिलाफ शब्द चुने जाते हैं। राजाओं का यह दौर याद कराया जाता है, धार्मिक कट्टरताओं का दौर। शंखनाद, एक चित्रा त्रिपाठी है, वो कार्यक्रम करती है शंखनाद। एक कार्यक्रम करेगा, कौन होगा, किसके सर सजेगा ताज। मतलब कोई राजा महाराजा जो ताज पहनाया जाएगा। राज तिलक, एक एबीपी न्यूज है, वहाँ कौन राज तिलक की तैयारी, ये सब शब्द निकाले जाते हैं। राज तिलक, शंखनाद। मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे दुनिया के सबसे पहले समाज वैज्ञानिक, सोशल साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बुद्ध को उसी के नाम पर, उन्हीं के नाम पर बुद्धू शब्द इजाद किया गया। सोचिए, ये सब शब्दों की बाजीगरी समझनी पड़ेगी आपको। शब्दों में ही शक्ति होती है। उसी तरह से टेलीविज़न जानबूझकर अब आज से ही कौन बनेगा मुख्यमंत्री का शो चालू हो गया बंगाल में, सब राज्यों में। और बीजेपी के 2 कार्यकर्ता हैं हर घर में, एक टीवी और एक अखबार।
लेकिन मैं सचमुच चाहता हूं कि इस देश में ना बीजेपी सब जगह आ जाए, कब्जा कर ले। कम से कम जो जो छुपे हुए हैं ना ग्रीन स्नैक में, जो ग्रीन ग्रास है, चाहे वो कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हो, चाहे आपको बता दें कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हों, ये सब लोग वैसे ही हैं। लेफ्ट थी पश्चिम बंगाल में, वहाँ कभी रिजर्वेशन नहीं आया, SC ST OBC की कोई बात नहीं हुई। सोचिए, अमित शाह रैली कर सकते हैं लेकिन ओवैसी साहब रैली नहीं कर सकते हैं। तो इस देश में जो आपको गुटखा खिलाएगा वही कैंसर का अस्पताल भी खोलेगा। इस देश में कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का नेता नहीं। सोचिए, इस देश में पूरा बीजेपी हो जाए, बीजेपी, उसके बाद SC ST OBC माइनॉरिटी के सारे हक अधिकार छीन लिए जाएंगे, उसके बाद तो समाज खड़ा होगा ना। लेकिन ये लोग जो है ना, ये लोग ना आपको जीने देते हैं ना मरने देते हैं। ममता बनर्जी भी वही काम करती हैं, लेकिन आपके वोट को ये बांट के रखते हैं। और ये समझना पड़ेगा कि किस तरह की चीज़ें होती है इस देश में। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि खेल शुरू हो गया है। इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ी विजय जो है, जीत जो है, वो मीडिया की होगी। करोड़ों का खेल होगा, एडवर्टीजमेंट आएंगे, प्रचार होगा, चैनल मालामाल होंगे, और जनता को क्या मिल रहा है वो तो आप सबको पता ही है। तो 1 महीना तक चुनाव चलेगा, 1 महीना तक चुनाव चलेगा। सोचिए, 27 मार्च से 6 अप्रैल तक चुनाव चलेगा, 2 मई को काउंटिंग होगी, तो लंबा चुनाव चलेगा 1 महीने तक। हर राजनीतिक दल को एडवर्टीजमेंट देने होंगे टीवी अखबार में बने रहने के लिए, और आपकी कमर टूट जाएगी। लोग पूछते हैं ना पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा इन्हीं रैलियों और चुनाव प्रचार में जा रहा है। जैसे मैं आपको हिसाब समझाता हूँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, और वो मेरे पास जब तक 1 करोड़ रुपए है तब तक उसकी वैल्यू है, मैं 1 करोड़ रुपए से कुछ कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने 1 करोड़ आदमी को 1-1 रुपये बांट दिए। अब बताइए, वो एक आदमी 1 रुपये से कुछ कर पाएगा? एक चॉकलेट भी नहीं खरीद पाएगा बढ़िया। लेकिन 1 करोड़ रुपये तो खराब हो गए ना। तो सारा पैसा इसी तरह से बांट दिया जा रहा है। तो ये जो लंबा चुनाव प्रक्रिया है, ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। ईवीएम के फिर क्या फ़ायदा है ईवीएम का? ईवीएम का फ़ायदा तब है ना जब आप 1 दिन में चुनाव कराएं, अगले दिन में काउंटिंग करा लें। 5 दिन समझ में आता है, 6 दिन समझ में आता है, 1-1 महीने। तो फिर बैलेट पेपर से क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर से क्या दिक्कत है जब 1 महीना ही चुनाव मान लीजिए अगर 1 महीने तक वोटिंग हो सकती है तो हम काउंटिंग के लिए 5 दिन रुक सकते हैं, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? तो पूरा खेल समझिए किस तरह से इस देश के और सरकार पर भरोसा नहीं है लोगों को। मोदी सरकार पर तो और भरोसा नहीं। लोग उनके रोने पर भी सवाल उठाते हैं, उनके बयान पर सवाल उठाते हैं लोग। वो जो भी बोलते हैं उसके उलट करते हैं। तो ये बड़ा सवाल है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कोई भी वीडियो मेरा आखिरी वीडियो हो सकता है। आप लोग को तय करना है कि मैं देश के खिलाफ तो नहीं बोल रहा हूँ ना। मोदी जी के पर सवाल उठाना पत्रकार का क्या काम है? सरकार में मोदी जी हैं तो सवाल राहुल गांधी से पूछा जाए, अखिलेश यादव से पूछा जाए, मायावती से पूछा जाए। सवाल सरकार से पूछा जाता है। आपके घर में जो गार्जियन होंगे, पैसा आप उससे मांगेंगे ना कि भैया हमको खर्चा नहीं है, शर्ट पैंट नहीं है, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं, स्कूल नहीं है, किताब नहीं है। तो ये पहले भारत माता बोला जाता था अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो भारत माता की जय सवाल पूछने के लिए शुरू हुआ था। अब सवाल से बचने के लिए आप कोई सवाल पूछेंगे सरकार से, आपको कहा जाता है भारत माता की जय बोलिए। तो ये सब कुछ सेटिंग से चल रहा है, सब कुछ खेल है। चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता खतरे में है। एक इंजीनियर हैं, उन्होंने गोपीनाथन, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। उन्होंने साफ साफ पूरा आरोप लगाया, मीडिया विजिल पर पूरी स्टोरी है कि कैसे ईवीएम को दूसरे डिवाइस से जोड़ा जाता है, कैसे उसको हैक हो सकता है। गोपीनाथन जिन्होंने इस्तीफा दिया, सरकार उनका इस्तीफा भी नहीं कबूल कर रही है। तो ईवीएम को लेकर फिर से बहस तेज होगी, और मुझे नहीं पता इस देश के तमाम राजनीतिक दल, खासकर जिनकी बागडोर, जिनकी लीडरशिप जनरल कैटेगरी के लोगों के हाथ में है, वो किसी कीमत पर ईवीएम से ही चुनाव चाहते हैं। कांग्रेस भी ईवीएम पर सहमत ही है, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन से ईवीएम हटा और जितनी चेतना SC ST OBC माइनॉरिटी में आई है, अगर ईवीएम हटा तो सारे सीटों पर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग चुनाव जीत के आएंगे।
तो मैंने आपको कहा था, मेरा ये ओपिनियन पोल एकदम याद कर लीजिए। बंगाल में बीजेपी आएगी, तमिलनाडु में भी एआईडीएम के साथ मिलकर बीजेपी आएगी, केरल को छोड़ दिया जाएगा, हंग असेंबली होगा, पुडुचेरी में बीजेपी आ जाएगी और असम में बीजेपी आ जाएगी। तो बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि अगर वो चुनाव हारती है तो किसान आंदोलन का असर कहा जाएगा, विरोध प्रदर्शन को तेज धार होगा। इसलिए सारे चुनाव जीत के एक मीडिया को एक हथियार पकड़ाया जाएगा कि आप लोग का विरोध जो है वो बेकार है, सरकार के साथ जनता है, जनता ने वोट दे के चुनाव जिता दिया है, आप लोग अपने अपने घर जाइए और अगली बारी से ये जो धरना प्रदर्शन का भी दौर है वो भी खत्म हो जाएगा। आज ये वीडियो नहीं दिखा सकता, आज हमारे एशिया में ही म्यांमार में सैनिक शासन है, वहाँ गोलियां चल रही जनता पर। आगा सान सू की को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है, गोलियां चले। मैं फिर कह रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने पूरी ज़िंदगी संघर्ष करके इस देश को और हमें आपको बराबरी का अधिकार दिया, एक संविधान दिया है, उसको बचा लीजिए। नहीं तो जो कल आपका कपड़ा पहनना तय कर रहे थे, जो आपका खाना तय कर रहे हैं, जो आपका बोलना क्या बोलना है वो तय कर रहे हैं, वो आपके दिमाग को भी नियंत्रित कर रहे हैं और उसके बाद आप जीते जी मर जाएंगे। जब आप अपने मन का सोच नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो मरे हुए आदमी में और गुलाम आदमी में कोई फ़र्क नहीं होता है। इसलिए डेमोक्रेसी की कीमत चुकानी पड़ती है, आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ती है। अपने सरकार से सवाल पूछना शुरू कीजिए, मैं वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। एक पत्रकार के तौर पे मेरी कोशिश होगी कि मैं ईमानदारी से आपके सामने सारे तथ्यों को लाता रहूं। और मैं फिर कह रहा हूँ, ईवीएम भरोसेमंद नहीं है, भरोसे के काबिल नहीं है। और ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, ये सुब्रमण्यम स्वामी कह चुके हैं जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये जीएल नरसिम्हा कह चुके हैं जो भी बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने किताब लिखी थी, आडवाणी ने कहा था डालिए इन लोगों को जेल में, जब कांग्रेस बैक टू बैक 2 चुनाव जीत गई थी। और अब अडानी साहब एक चने बेचने वाली लड़की की मदद करते हैं झारखंड में, क्योंकि वहाँ उनको बिजली परियोजना के लिए ज़मीन चाहिए, माइनिंग के लिए ज़मीन चाहिए। वही अडानी गुजरात में लाखों बच्चियाँ भूखी हैं, उनका नहीं दिखता है। अब तो सुब्रमण्यम स्वामी ने नया खुलासा किया है कि अडानी की वजह से श्रीलंका के साथ हमारे संबंध खराब हो गए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।